कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मर्टियर और रेसा नाम के पति पत्नी अपनी छोटी सी बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मर्टियर अपनी बेटी को सुलाने के लिए उसे एक कहानी पढ़कर सुनाने लगता है। जैसे जैसे वह कहानी आगे पढ़ता है उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। तभी अचानक एक लाल रंग का कपड़ा आसमान से उड़ता हुआ उनकी खिड़की पर आकर लटक जाता है। हैरानी की बात यह थी कि बिल्कुल ऐसे ही कपड़े का जिक्र उस किताब में भी किया गया था। ऐसा लगने लगता है जैसे वह कपड़ा सीधे उसी किताब से निकलकर बाहर आ गया हो। इस घटना के पूरे 12 साल बाद हम मर्टियर और उसकी बेटी मैगी को देखते हैं। इस वक्त दोनों अपनी गाड़ी में होते हैं। मर्टियर गाड़ी चला रहा होता है और मैगी मैप देखकर उसे रास्ता बता रही होती है। थोड़ी देर बाद वे एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां एक पुरानी किताबों की दुकान होती है। मैगी अपने पिता से पूछती है कि जिस किताब को आप इतने सालों से ढूंढ रहे हैं क्या वह हमें यहाँ मिल जाएगी। ये सुनकर मर्टियर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने बताया कि मैं किसी किताब को ढूंढ रहा हूँ। असल में मैगी काफी समय से अपने पिता की आदतें देख रही थी। मर्टियर अक्सर पुरानी किताबों की दुकानों में जाता था, कुछ ढूंढता रहता था और जब उसे वह किताब नहीं मिलती थी तो उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आती थी। फिलहाल मर्टियर इस बात को टालते हुए कह देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वह किताबों की दुकान के अंदर चला जाता है जबकि मैगी बाहर बाजार में घूमने लगती है। तभी दुकान का मालिक वहाँ आता है। वह दुकान के अंदर किताबें देख ही रहा होता है कि अचानक किताबें फुसफुसाने लगती हैं जैसे उससे बात कर रही हों। लेकिन ऑयर उन पर ध्यान नहीं देता और बिल्कुल भी घबराता नहीं है। दरअसल वह इंक हार्ट नाम की एक किताब ढूंढ रहा होता है। उधर बाहर मैगी के पास एक अजनबी आदमी आता है और उससे बात करने लगता है। मैगी थोड़ा घबरा जाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। तभी वह आदमी बताता है कि यह उनकी पहली मुलाकात नहीं है। जब वे पहली बार मिले थे तब मैगी बहुत छोटी थी। इसी बीच मर्टियर दुकान से बाहर आता है और उस आदमी को मैगी से बात करते हुए देख लेता है। वह आदमी मर्टियर को सिल्व टंग कह बुलाता है। मर्टियर तुरंत मैगी से कहता है कि वह जाकर कार में बैठकर इंतजार करे। उस आदमी का नाम डस्ट फिंगर होता है। वह कहता है कि वे दोनों चलते चलते बात कर सकते हैं। इस पर मर्टियर गुस्से में डस्ट फिंगर को पकड़कर पूछता है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। डस्ट फिंगर उसे याद दिलाता है कि 9 साल पहले जो गलती मर्टियर ने की थी उसे अब ठीक करना होगा। डस्ट फिंगर बताता है कि कैप्रिकॉर्न नाम का एक आदमी यह जानता है कि मर्टियर कहाँ रहता है। अगर मर्टियर ने किताब नहीं पढ़ी तो वे लोग वहीं उसका इंतजार करेंगे। असल में डस्ट फिंगर चाहता था कि मर्टियर उसके लिए जोर से पढ़े, लेकिन मर्टियर साफ मना कर देता है और कहता है कि उसने अब जोर से पढ़कर सुनाना बंद कर दिया है। डस्ट फिंगर मर्टियर से कहता है कि मुझे उसी दुनिया में वापस भेज दो जहाँ से तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। इसके साथ ही वह मर्टियर से उस खास किताब के बारे में पूछने लगता है। मर्टियर साफ कह देता है कि उसके पास वह किताब नहीं है। इतना कहकर मर्टियर उसे धक्का देता है और तेजी से वैन की तरफ भागने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात मैगी से हो जाती है जो चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रही थी। मैगी पूछती है कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, लेकिन मर्टियर उसे कुछ भी साफ साफ नहीं बताता। वह सिर्फ इतना कहता है कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ और अब तुम्हें कुछ समय के लिए अपनी आंटी के घर रहना होगा। मैगी समझ जाती है कि उसके पिता उससे सच्चाई छिपा रहे हैं। थोड़ी ही देर में वे दोनों एलेनोर के घर पहुंच जाते हैं जो मैगी की आंटी होती है। एलेनोर दरवाजा खोलती है और तीनों बैठकर बात करने लगते हैं। बातचीत के दौरान एलेनोर रेसा का जिक्र करती है और मैगी से कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ चली गई लेकिन मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ। ये सुनते ही मैगी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं गई है। इतना कहकर वह वहाँ से उठकर चली जाती है। जब मर्टियर उसके पीछे जाता है तो मैगी उससे सीधे पूछती है कि बताओ मेरी मम्मा कहाँ है। मैगी को पूरा यकीन था कि जिस किताब को मर्टियर इतने समय से ढूंढ रहा है उसका उसकी माँ से जरूर कोई न कोई कनेक्शन है। उधर मर्टियर बैठकर एक किताब पढ़ रहा होता है। तभी अचानक वहाँ डस्ट फिंगर आ जाता है। डस्ट फिंगर मर्टियर को बताता है कि जब तुमने मेरी मदद करने से मना कर दिया तो मैं कैप्रिकॉर्न के पास चला गया। इससे पहले कि मर्टियर उसकी बात पूरी तरह समझ पाता दूसरे कमरे से शीशा टूटने की आवाज आती है। मर्टियर तुरंत उस दिशा में दौड़ता है। उसी वक्त एलेनोर भी भागते हुए मैगी के पास आती है और बताती है कि कुछ लोग जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जब मर्टियर लाइब्रेरी में पहुंचता है वो देखता है कि कैप्रिकॉर्न के आदमियों ने पूरी लाइब्रेरी को तहस नहस कर दिया है। चारों तरफ किताबें बिखरी पड़ी होती हैं। डस्ट फिंगर अपने आग से जलते हाथों से एक आदमी को चेतावनी देता है और कहता है कि ध्यान रहे, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मर्टियर गुस्से में कहता है कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो, लेकिन कैप्रिकॉर्न के आदमी मैगी को पकड़ लेते हैं ताकि मर्टियर मजबूरी में उनके लिए किताब पढ़े और उन्हें उनकी दुनिया में वापस भेज दे। इसके बाद वे एलेनोर की लाइब्रेरी की सारी किताबों में आग लगा देते हैं। फिर ये लोग मर्टियर, एलेनोर और मैगी को जबरदस्ती एक कार की तरफ ले जाते हैं। जलती हुई किताबों के ढेर के बीच से डस्ट फिंगर एक ऐसी किताब उठाता है जो अभी पूरी तरह जली नहीं होती और वह किताब मैगी को देने की कोशिश करता है, लेकिन मैगी गुस्से में उस किताब को लेने से मना कर देती है। कुछ देर बाद कार के अंदर मर्टियर को होश आता है। वह देखता है कि उन्हें किसी अजीब और अनजान जगह पर ले जाया जा रहा है। कार में एलेनोर और मैगी भी मौजूद होती हैं। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक पुरानी और डरावनी बिल्डिंग के पास रुकती है और तीनों को जबरदस्ती अंदर ले जाया जाता है। उस बिल्डिंग के अंदर अजीबोगरीब जानवर मौजूद होते हैं जैसे यूनिकॉर्न और उड़ते हुए बंदर जो
जो इस दुनिया के लगते ही नहीं है। आखिरकार उन तीनों को एक खाली कमरे में बंद कर दिया जाता है। एलेनोर गुस्से में पूछती है कि यहाँ ये सब अजीब जानवर आखिर आए कैसे। तब मॉर्टियर उन्हें पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि ये सारे जानवर एक किताब से आए हैं। काफी साल पहले की बात है जब मॉर्टियर अपनी पत्नी रेसा और छोटी सी बेटी मैगी के साथ घर पर था। उस दिन वे तीनों एक नई किताब लेकर आए थे। मॉर्टियर ने उस किताब को जोर से पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में तो कुछ भी अजीब नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक एक आदमी उस किताब के अंदर से बाहर निकल आया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि कैप्रिकॉर्न था, जो पेशे से एक खतरनाक डाकू था। उसके साथ उसके साथी भी बाहर आए, जिनमें चाकू चलाने वाले गुंडे और आग से खेल दिखाने वाला डस्ट फिंगर भी शामिल था। मॉर्टियर को तब समझ आया कि उसके पढ़े गए शब्दों की वजह से ये सब लोग किताब की दुनिया से बाहर आ गए थे। लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर आए, उसी वक्त रेसा को वह किताब अपने अंदर खींच लेती है। कैप्रिकॉर्न ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन डस्ट फिंगर ने किसी तरह मॉर्टियर और मैगी को बचा लिया। जब मॉर्टियर ने रेसा को ढूंढने की कोशिश की तो वह कहीं नहीं मिली। उसी दिन के बाद से मॉर्टियर ने किसी भी किताब को जोर से पढ़कर सुनाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। ये सब सुनकर मैगी पूछती है कि क्या वह किताब पढ़कर अपनी माँ को वापस नहीं ला सकता। इस पर मॉर्टियर जवाब देता है कि हाँ, वह ऐसा कर सकता है। लेकिन मैगी के मन में एक डर बैठ जाता है कि इतनी खतरनाक दुनिया में इतने सालों तक उसकी माँ जिंदा भी रह पाई होगी या नहीं। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसकी माँ उसी किताब के अंदर कैद है। इससे पहले मॉर्टियर कुछ भी जवाब दे पाता, उन्हें खींचकर कैप्रिकॉर्न के पास ले जाया जाता है। महल की तरफ जाते हुए रास्ते में वे अजीबोगरीब पेंटिंग्स देखते हैं जो किसी डरावनी दुनिया की कहानी बयां कर रही थी। उधर एक बड़े से कमरे में कैप्रिकॉर्न उनका इंतजार कर रहा था। मॉर्टियर उसे ताना मारते हुए कहता है कि अब तू महल में रह रहा है, अब क्या चाहिए तुझे। कैप्रिकॉर्न जवाब देता है कि किताब वाली दुनिया से उसे यह दुनिया कहीं ज्यादा बेहतर लगती है। तभी वह अपने रीडर को बुलाकर किताब पढ़ने को कहता है, लेकिन रीडर कहता है कि आपने वादा किया था कि मॉर्टियर के आने के बाद मुझे नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस पर कैप्रिकॉर्न हंसते हुए कहता है कि मेरी बातों पर भरोसा मत किया करो, वो सब झूठ था। इसके बाद रीडर रूपंजल राजकुमारी की कहानी पढ़ना शुरू करता है। तभी बाहर से एक जवान औरत कैप्रिकॉर्न के आदमियों से बचती हुई भागकर कमरे में आ जाती है। उसके चेहरे पर कुछ शब्द लिखे होते हैं, क्योंकि उसे किताब से आधा ही पढ़कर बाहर निकाला गया था। दरअसल डरियस हकलाता था, इसलिए वह चीजें सही तरीके से बाहर नहीं निकाल पाता था। इसके बाद एक दूसरी किताब लाई जाती है और कैप्रिकॉर्न चाहता है कि इस बार मॉर्टियर उस किताब को पढ़े। ये किताब एक खजाने के बारे में होती है। कैप्रिकॉर्न चाहता है कि मॉर्टियर इस किताब को पढ़कर उस खजाने को किताब की दुनिया से बाहर ले आए। अचानक कमरे में रेत बरसने लगती है और जैसे जैसे मॉर्टियर पढ़ता जाता है, ऊपर से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। यह देखकर कैप्रिकॉर्न और उसके आदमी खुशी से पागल हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक एक आदमी भी वहाँ आ जाता है और बदले में कैप्रिकॉर्न के एक आदमी को किताब अपनी दुनिया में खींच लेती है। डस्ट फिंगर इस मौके पर याद दिलाता है कि वह भी अपने घर वापस जाना चाहता है। इस पर मॉर्टियर कहता है कि उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि किसी को किताब के अंदर वापस कैसे भेजा जाता है। उधर कैप्रिकॉर्न साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे यह दुनिया किताब वाली दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर लगती है। काफी बहस के बाद गुस्से में आकर कैप्रिकॉर्न इंक हार्ट वाली किताब को आग में फेंक देता है। डस्ट फिंगर किताब को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन कैप्रिकॉर्न के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और जलती हुई किताब को उसके हाथों से छीनकर दोबारा आग में डाल देते हैं। इसके बाद मॉर्टियर और उसके परिवार को फिर से उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ डस्ट फिंगर को एक ऐसी जगह ले जाया जाता है जहाँ कई औरतें कैप्रिकॉर्न के लिए काम कर रही होती हैं। उन्हीं औरतों में रेसा भी होती है। जब रेसा डस्ट फिंगर के जले हुए हाथ देखती है तो वह उसकी मरहम पट्टी करती है। डस्ट फिंगर उसे बताता है कि इंक हार्ट किताब कुछ वक्त के लिए उसके हाथ में आ गई थी, लेकिन कैप्रिकॉर्न ने उसे जला दिया। रेसा बोल नहीं सकती थी, क्योंकि डरियस ने उसे किताब से बाहर तो पढ़ लिया था, लेकिन उसकी आवाज किताब के अंदर ही रह गई थी। रेसा इशारों में डस्ट फिंगर से बात करती है और उसके जले हुए हाथों के लिए उसे थोड़ी बर्फ देती है। दूसरी ओर जो आदमी सोने के सिक्कों के साथ बाहर आया है, वह भी मोटियर वाले कमरे में ही बंद था। वह खुद को दिलासा दे रहा था कि यह सपना है, यह सपना है। ये देखकर मैगी ने उसे शांत करते हुए पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने बताया कि मेरा नाम फरीद है। अगले दिन डस्ट फिंगर एक सपना देखते हुए उठा, जिसमें उसकी पत्नी उसे वापस बुला रही है। उठते ही उसने देखा कि रेसा उसकी बैंडेज उतार रही है और डस्ट फिंगर ने पूछा कि वह इस एहसान का बदला कैसे चुकाएगा। रेसा ने अपनी चैन की तरफ इशारा किया, मानो कह रही हो कि मैं आजाद होना चाहती हूँ। डस्ट फिंगर ने पूछा कि आजाद होकर वह जाएगी कहाँ। रेसा ने उसे कागज का एक टुकड़ा दिखाया, जिसमें मॉर्टियर और मैगी का स्केच बना था। हैरानी से डस्ट फिंगर ने पूछा कि क्या यह तुम्हारा परिवार है। इसके बाद रेसा ने हामी भरते हुए लिखकर पूछा कि क्या तुमने इन्हें देखा है। डस्ट फिंगर को याद आया कि जब वह किताब से बाहर आया था, तभी रेसा को किताब के अंदर खींच लिया गया था। बाद में डरियस ने किताब पढ़कर उसे बाहर तो निकाल दिया, लेकिन उसकी आवाज वहीं किताब के अंदर रह गई। इसी वजह से मॉर्टियर इंक हार्ट के अंदर से अपनी पत्नी को बाहर नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि रेसा असल में पहले से ही बाहर मौजूद थी। तभी डस्ट फिंगर ने उससे वादा किया
कि वह उसे उसके परिवार से जरूर मिलवाएगा। इसके बाद वह बाहर गया तो देखा कि सारे गार्ड सो रहे हैं। उसने अपने पालतू जानवर को इशारे से चाबी लाने के लिए भेजा। क्वीन, जो डस्ट फिंगर का पालतू जानवर था, जाकर चाबी ले आया और रेसा को दे दी। रेसा ने उन जंजीरों को खोल लिया जिनसे वह बंधी हुई थी। इधर जैसे ही डस्ट फिंगर मॉर्टियर के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, उसने मैगी को यह कहते हुए सुना कि शायद इंकहार्ट किताब की एक और कॉपी भी मौजूद हो सकती है। डस्ट फिंगर अंदर गया और मॉर्टियर से बोला कि क्या वे एक डील कर सकते हैं। उसने कहा कि अगर इंकहार्ट की एक और कॉपी है तो वे मिलकर उसे ढूंढेंगे और बदले में मॉर्टियर उसे वापस उसकी दुनिया भेज देगा और रेसा को उसके परिवार के पास पहुंचा देगा। इसके बाद डस्ट फिंगर ने एक दूसरी किताब निकाली और मॉर्टियर से पेज नंबर 14 पढ़ने को कहा। जैसे ही मॉर्टियर ने वह पेज पढ़ा, अचानक एक भयानक तूफान आ गया। तूफान देखकर सारे गार्ड्स घबरा गए। इसी अफरा तफरी में रेसा भी बाहर आ गई, लेकिन भागते हुए वह एक बड़े खड्डे में गिर पड़ी। डस्ट फिंगर, मॉर्टियर, फरीद, एलेनोर और मैगी वहां से भागने में कामयाब हो गए। भागते समय डस्ट फिंगर खुद भी फिसलकर नीचे गिर गया। तभी उसने देखा कि रेसा उसी खड्डे में फंसी हुई है और मदद के लिए उसे पुकार रही है, लेकिन डस्ट फिंगर ने उसकी मदद नहीं की और बाकी सबके साथ वहां से भाग गया। वे सभी लोग एक वैन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और पीछे पूरी जगह तूफान से पूरी तरह तबाह हो जाती है। इसके बाद ये लोग गाड़ी चलाते हुए शहर पहुंचते हैं, जहां उन्हें इंकहार्ट किताब के राइटर से मिलना होता है, लेकिन डस्ट फिंगर उनके साथ जाने से मना कर देता है। उसका कहना होता है कि वह अपनी जिंदगी की आगे की कहानी पहले से नहीं जानना चाहता, बल्कि उसे जीना चाहता है। इस पर मैगी उससे पूछती है कि क्या ये गलत बात नहीं है कि तुम्हें अपना फ्यूचर पता हो। तब डस्ट फिंगर जवाब देता है कि अगर इंसान को पहले से ही सब कुछ पता हो तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या रह जाएगा। इसके बाद मैगी और मॉर्टियर किताब के राइटर के घर पहुंचते हैं। जैसे ही राइटर दरवाजा खोलता है, उसे लगता है कि ये लोग उसका ऑटोग्राफ लेने आए हैं, लेकिन मैगी उसे बताती है कि वे अभी अभी कैप्रिकॉर्न के चंगुल से जान बचाकर भागे हैं। हालांकि किताब का राइटर फेनोग्लियो उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता और इसे मजाक समझकर मुस्कुराने लगता है। वह कहता है कि उसके लिखे हुए किरदार इतने दमदार हैं कि लोगों को वे असली लगने लगते हैं। इसके बाद तीनों दोबारा उस जगह पहुंचते हैं जहां वे फरीद और डस्ट फिंगर को छोड़कर आए थे। वहां वे डस्ट फिंगर को आग के साथ करतब दिखाते हुए देखते हैं। ये देखकर राइटर हैरान रह जाता है और कहता है कि यह सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने अपनी किताब में लिखा था। फेनोग्लियो खुद को रोक नहीं पाता और आगे बढ़कर डस्ट फिंगर से बात करने लगता है, लेकिन मॉर्टियर ने उसे रोक दिया और कहा कि डस्ट फिंगर उससे डरता है क्योंकि वह अपनी कहानी का अंत नहीं जानना चाहता। इस पर फेनोग्लियो हंसते हुए बोल पड़ा कि कहीं इसलिए तो नहीं डर रहा कि आखिर में मर जाएगा। ये बात सुनते ही बेचारा डस्ट फिंगर पूरी तरह टूट सा गया। मन ही मन सोचने लगा कि अगर मरना ही था तो मर ही जाता, ये बताने की क्या जरूरत थी। आखिरकार डस्ट फिंगर खुद को रोक नहीं पाया और फेनोग्लियो से पूछ बैठा कि वह मरेगा कैसे। तब फेनोग्लियो ने बताया कि तुम अपने पालतू जानवर क्वीन को बचाते हुए मरोगे। इसके बाद मॉर्टियर ने राइटर से इंकहार्ट की एक कॉपी मांगी। फेनोग्लियो उन सभी को अपने घर ले गया, जहाँ उसके स्टोर रूम में ढेर सारी किताबें रखी हुई थी, लेकिन वहाँ इंकहार्ट मौजूद नहीं थी। फेनोग्लियो ने बताया कि कुछ समय से उसकी किताबें या तो रहस्यमय तरीके से जल जाती हैं या फिर अचानक गायब हो जाती हैं और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये सुनते ही मॉर्टियर समझ गया कि इसके पीछे जरूर कैप्रिकॉर्न का ही हाथ है। आखिरकार वहाँ इंकहार्ट की एक मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाती है। अब डस्ट फिंगर के अंदर वापस अपनी दुनिया में जाने की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। वह मॉर्टियर से कहता है कि अब देर मत करो और मुझे जल्दी से वापस भेज दो, लेकिन मॉर्टियर साफ मना कर देता है और कहता है कि पहले वह अपनी पत्नी को वापस लाएगा। अब डस्ट फिंगर के पास सच्चाई बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता और वह आखिरकार बता देता है कि तुम्हारी पत्नी इसी दुनिया में मौजूद है। डेरियस उसे पहले ही उस किताब की दुनिया से बाहर निकाल चुका था। ये सुनते ही मॉर्टियर गुस्से में आ जाता है और डस्ट फिंगर से पूछता है कि अभी वह कहाँ है, लेकिन डस्ट फिंगर साफ शब्दों में कहता है कि पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम मुझे वापस किताब के अंदर भेजोगे। इसके बाद ही वह बताता है कि रेसा उसी जगह पर है जहाँ से वे लोग जान बचाकर भागे थे। आखिरकार राइटर की गाड़ी में मॉर्टियर और डस्ट फिंगर वहाँ जाने का फैसला करते हैं, जबकि फरीद और मैगी को वे लोग राइटर के घर पर ही छोड़ देते हैं। उसी रात मैगी राइटर के घर में बैठी होती है, तभी अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसी किताब से आ रही थी जो जलने से बच गई थी। मैगी किताब के पास जाती है और उसे पढ़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वह पढ़ती है, टोडो नाम का एक कुत्ता किताब के अंदर से बाहर आ जाता है और डर कर तुरंत बिस्तर के नीचे छुप जाता है। तभी अचानक राइटर के कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है। मैगी जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसे पता चलता है कि राइटर को कैप्रिकॉर्न के गुंडों ने बंधक बना लिया है। वे गुंडे मैगी को धमकाने लगते हैं और उससे मॉर्टियर के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। इसी दौरान राइटर की नजर टोडो पर पड़ जाती है और वह समझ जाता है कि मैगी भी किताब के किरदारों को बाहर ला सकती है। वह यह बात गलती से जोर से बोल देता है। ये सुनते ही कैप्रिकॉर्न और उसके गुंडों को समझ आ जाता है कि मैगी भी एक सिल्वर टंग है। इसके बाद वे लोग मैगी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में मॉर्टियर डस्ट फिंगर से पूछता है कि क्या रेसा ठीक है। इस पर डस्ट फिंगर बताता है
कि वह ठीक तो है लेकिन बोल नहीं सकती। तभी अचानक डस्ट फिंगर गाड़ी रुकवाने को कहता है। वह गाड़ी की डिक्की खोलता है तो वहाँ फरीद छुपा हुआ मिलता है। फरीद कहता है कि उसे वह राइटर ठीक इंसान नहीं लगा, इसलिए वह उसके साथ नहीं रुकना चाहता था। कुछ ही देर में मर्टियर, फरीद और डस्ट फिंगर कैप्रिकॉर्न के महल के पास पहुँच जाते हैं। तीनों चुपचाप पीछे के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और इसके लिए छत पर चढ़ जाते हैं। तभी मर्टियर का पैर फिसल जाता है और कैप्रिकॉर्न के आदमियों की नजर उस पर पड़ जाती है। किसी तरह तीनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलते हैं। इसके बाद मर्टियर ऊपर चढ़कर रेसा के कमरे तक पहुँच जाता है। उस कमरे में रेसा का सारा सामान बिखरा पड़ा होता है। अंदर जाकर मर्टियर को रेसा की स्केच बुक मिलती है जिसमें उसने अपने परिवार की खूबसूरत ड्राइंग्स बनाई होती हैं। दूसरी तरफ फरीद और डस्ट फिंगर नीचे खड़े होकर मर्टियर का इंतजार कर रहे होते हैं। इसी दौरान फरीद डस्ट फिंगर से कहता है कि वह उसका आग वाला जादू सीखना चाहता है। डस्ट फिंगर उसे सिखाने की कोशिश करता है और थोड़ी मेहनत के बाद फरीद भी ठीक ठाक आग का जादू करने लगता है। लेकिन तभी कैप्रिकॉर्न का एक आदमी उन्हें देख लेता है और दोनों को पकड़ लेता है। फरीद किसी तरह वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन डस्ट फिंगर को पकड़कर महल के अंदर कैप्रिकॉर्न के पास ले जाया जाता है। जैसे ही डस्ट फिंगर वहाँ पहुँचता है, वह देखता है कि रेसा एक जाल में बंधी हुई है। रेसा उसे अपने पास बुलाती है और डस्ट फिंगर उसे बताता है कि उसका पति उसे बचाने के लिए आ चुका है। उसी कमरे में कैप्रिकॉर्न मैगी से किताब पढ़वाकर अलग अलग चीजें इस दुनिया में बुलवा रहा होता है ताकि यह साबित हो सके कि मैगी सच में सिल्वर टंग है। ये सब देखकर राइटर कैप्रिकॉर्न से कहता है कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने अपनी किताब में लिखा था। तब कैप्रिकॉर्न अपना प्लान बताता है कि वह एक बेहद खतरनाक किरदार को इस दुनिया में लाना चाहता है जिसका नाम शैडो है और उसके बाद शैडो यहीं इसी दुनिया में रहेगा। इस पर मैगी कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि कैप्रिकॉर्न पहले ही किताब की सारी कॉपियां जला चुका है। लेकिन कैप्रिकॉर्न हंसते हुए बताता है कि उसने आखिरी कॉपी पहले से ही सांपों से भरे एक डब्बे में छुपा कर रखी है। वह किताब निकालकर मैगी के हाथ में देता है और उसे शैडो को इस दुनिया में बुलाने के लिए पढ़ने को कहता है। मैगी साफ मना कर देती है और कहती है कि वह कुछ भी नहीं पढ़ेगी। इसके बाद कैप्रिकॉर्न मैगी को जबरदस्ती उस कमरे में ले जाता है जहां उसकी माँ रेसा जाल में लटकी हुई होती है। पहले तो मैगी उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन फिर वह मान कहकर पुकारती है और उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। मैगी को एहसास हो जाता है कि अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसके बाद मैगी और डस्ट फिंगर को जेल में डाल दिया जाता है। डस्ट फिंगर को एक अलग जेल में बंद किया जाता है, जबकि मैगी और राइटर को एक ही जेल में रखा जाता है। कुछ ही समय में डस्ट फिंगर को यह बात पता चल जाती है कि मैगी भी एक सिल्वर टंग है और वह भी उसे किताब की दुनिया में वापस भेज सकती है। उधर राइटर जेल में बैठकर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है। तब मैगी उसे सुझाव देती है कि तुम कहानी में कैप्रिकॉर्न को शैडो के हाथों मरवा क्यों नहीं देते। तभी बेस्टा मैगी के लिए खाना लेकर आता है। वह बताता है कि कैप्रिकॉर्न चाहता है कि मैगी कल के लिए पूरी तरह तैयार रहे। इसी दौरान राइटर बेस्टा से कहता है कि हम लोग यहाँ भूतों की कहानियों पर बात कर रहे हैं, क्या तुम सुनना चाहोगे। ये सुनते ही बेस्टा बहुत ज्यादा डर जाता है। दरअसल राइटर जानता था कि उसने बेस्टा के किरदार को ऐसा ही लिखा है कि वह भूतों की कहानियों से बहुत डरता है। उसी वक्त क्वीन बेस्टा पर झपट्टा मारता है और उसकी थैली छीनकर डस्ट फिंगर के पास ले जाता है। अपनी थैली वापस लेने के लिए बेस्टा डस्ट फिंगर की जेल में घुस जाता है। तभी डस्ट फिंगर अचानक उसे डरावनी भूतों की कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि यहाँ पड़े हुए कंकाल अभी जिंदा होकर तुझे मार डालेंगे। ये सब सुनकर बेस्टा बुरी तरह डर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर डस्ट फिंगर बेस्टा को उसी जेल में बंद कर देता है और खुद बाहर निकल आता है। इसके बाद वह मैगी और राइटर की जेल का ताला खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ताला नहीं खुलता। वह अपनी आग वाली ताकत का इस्तेमाल भी करता है, मगर उसमें भी नाकाम हो जाता है। आखिरकार हार मानकर उसे राइटर और मैगी को वहीं छोड़ना पड़ता है। राइटर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन डस्ट फिंगर रुकता नहीं। जेल से बाहर आने के बाद भी डस्ट फिंगर का मन बहुत बेचैन रहता है, क्योंकि वह मैगी और राइटर को वहीं छोड़ आया था। इसी वजह से वह दोबारा अंदर जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैप्रिकॉर्न के आदमी उसी रास्ते पर आ जाते हैं। इसी दौरान एलेनोर भी कैप्रिकॉर्न के इलाके में पहुंच चुकी होती है। कैप्रिकॉर्न के आदमियों को देखकर डस्ट फिंगर छुप जाता है, लेकिन तभी मॉर्टियर और फरीद उसे अंदर खींच लेते हैं। फरीद खुशी के मारे डस्ट फिंगर को गले लगा लेता है। डस्ट फिंगर मॉर्टियर को मैगी और राइटर के बारे में सब कुछ बता देता है और यह भी कि कैप्रिकॉर्न मैगी का इस्तेमाल करके शैडो को इस दुनिया में लाने वाला है, क्योंकि मैगी भी अपने पिता की तरह एक सिल्वर टंग है। उधर जेल में राइटर इंक हार्ट के खतरनाक किरदारों को बहकाने के लिए कहानियां लिख रहा होता है। तभी कैप्रिकॉर्न के आदमी मैगी को अपने साथ ले जाने आ जाते हैं। इधर मॉर्टियर, डस्ट फिंगर और फरीद मिलकर मैगी और रेसा को बचाने की योजना बनाते हैं। मॉर्टियर डस्ट फिंगर से कहता है कि तुम अपनी आग की ताकत का इस्तेमाल करके सबका ध्यान दूसरी तरफ भटकाना। इसके बाद मॉर्टियर, फरीद और डस्ट फिंगर ने
कैप्रिकॉर्न के आदमियों का भेष बनाकर अंदर घुसने का फैसला किया। मैगी को व्हाइट गाउन पहनाकर उस खास जगह पर ले जाया गया जहां वह कैप्रिकॉर्न के लोगों को पढ़कर कहानी सुनाने वाली थी। वहां उसने देखा कि रेसा और राइटर पिंजरे में बंद हैं। कैप्रिकॉर्न ने घोषणा की कि कई सालों बाद वह अपने लोगों से फिर मिल पाएगा। उधर मॉर्टियर, फरीद और डस्ट फिंगर अंदर घुसकर कैप्रिकॉर्न के आदमियों से लड़ने लगे और उन्हें खत्म करने लगे। एलेनोर जब अंदर आई तो उसे डरियस मिला। उसने डरियस से कहा कि अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो मेरी मदद करो। डरियस ने मान लिया। मैगी को जैसे ही पढ़ने के लिए किताब दी गई उसने मॉर्टियर को देखा, लेकिन वह शांत रही। मौके का फायदा उठाकर राइटर ने टोडो को एक पेज दिया ताकि वह मैगी तक पहुँचा सके। मॉर्टियर ने चिल्लाकर मैगी को आगे पढ़ने से मना किया क्योंकि शैडो उस दुनिया में आना शुरू हो चुका था। जैसे ही टोडो ने वह पन्ना मैगी को पहुँचाया, मैगी ने उसे पढ़ना शुरू किया। इसके तुरंत बाद शैडो अचानक कैप्रिकॉर्न पर हमला करने के लिए मुड़ गया। वहीं डस्ट फिंगर और फरीद महल को आग के हवाले कर रहे थे। एलेनोर एक घोड़े पर सवार होकर सारे जानवरों के साथ वहां पहुंच गई, जिससे चारों तरफ हड़कंप मच गया। मॉर्टियर ने मैगी से कहा कि आगे पढ़कर कहानी बदलो ताकि शैडो को सही दिशा में डाला जा सके और घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन आगे कुछ लिखा ही नहीं था। इसलिए मॉर्टियर ने मैगी को पेन पकड़ाया और कहा कि आगे की कहानी तुम लिखो। मैगी ने कहानी में कैप्रिकॉर्न को एक स्टैचू बना दिया और वह धीरे धीरे रेत में बदल गया। उसने शैडो को भी वापस भेज दिया और बाकी सब लोगों को भी जो किताब से बाहर बिना अपनी मर्जी के आए थे। डस्ट फिंगर ये सब देख रहा था, लेकिन उसने वापस जाने का मौका खो दिया। इस दौरान फरीद ने कहा कि मॉर्टियर उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन डस्ट फिंगर ने कहा कि अब तो उसे अपनी बीवी भी मिल गई है, अब क्यों मदद करेगा मेरी ये। अचानक रेसा की आवाज भी लौट आई और पूरा परिवार फिर से एक हो गया। मैगी ने देखा कि किताब गायब हो चुकी थी और महल टूट कर गिर रहा था। इन सब लोगों ने जल्द से जल्द बाहर निकलने का सोचा। दरअसल फरीद ने चुपके से वह किताब उठा ली थी और अब उसने डस्ट फिंगर को दे दी। फरीद ने कहा कि वह कोई नया रीडर ढूंढ लेंगे जो उन्हें वापस भेज सके। डस्ट फिंगर ने फरीद से पूछा कि तू तो मैगी को पसंद करता है, फिर तू क्यों जा रहा है मेरे साथ। फरीद ने कहा कि मेरे पास उसकी फोटो है, इसे देखकर खुश रह लूंगा मैं। वे दोनों बातचीत करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। तभी मॉर्टियर उन दोनों के पीछे भागता हुआ आया। उसने डस्ट फिंगर से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजने आया हूँ। जल्द ही उसने किताब पढ़नी शुरू की और डस्ट फिंगर अपनी दुनिया में वापस चला गया। रेसा और मैगी भी पीछे पीछे भागते हुए आए, लेकिन डस्ट फिंगर वहाँ से जा चुका था। फरीद को मॉर्टियर ने पूछा कि अब वह क्या करेगा। साथ ही उन्होंने क्वीन को अपने पास ही रख लिया ताकि उसे बचाने के चक्कर में डस्ट फिंगर की मौत ना हो जाए। मैगी ने फरीद से कहा कि तुम हमारे साथ ही क्यों नहीं रुक जाते। फरीद मान गया और अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।